जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनी ज्योतिष की एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं लीजेंड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गुरुदत्त की कहानी। आप जो भी सिनेमा में रुचि रखते होंगे सब जानते होंगे गुरुदत्त के बारे में। और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं उनका। और उनके बारे में बहुत दिन से इच्छा थी कि उनके बारे में कंप्लीट जानकारी और उनका हॉरोस्कोप से उनका जो लाइफ है उसको देखूं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि एस्ट्रो सेज पर जो उनका जो हॉरोस्कोप दिया हुआ है उसमें 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। और 12 बजे का टाइम वो एस्ट्रो सेज वाले तब देते हैं जब उनको टाइमिंग नहीं मिल पाती है, डिफॉल्टर में डाल देते हैं। तो लेकिन फिर भी 2-3 जगह से और ढूंढा तो उनका मुझे टाइमिंग मिल गया। उस टाइमिंग पर मैंने उनका हॉरोस्कोप भी बनाया और उस हॉरोस्कोप से उनका जीवन को जो है उनका इमेज दिखाने की पूरी कोशिश है इस एपिसोड के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके पूरे जो लाइफ का जो है उसको ब्रीफ में बतला देता हूँ। उनका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में। और काफ़ी कम उम्र में ही वो जॉब करने लगे थे कलकत्ता में, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया। उसके बाद उनको हुआ कि मैं बम्बई आ जाऊं। बम्बई आ जाने के बाद 1944 में वो मुंबई आ जाते हैं। और वहाँ पे बम्बई में माटुंगा शहर है, माटुंगा कोई जगह है, वहाँ रहने लगते हैं। और वहाँ पे एक प्रभात फिल्म कंपनी बी शांताराम की होती है। उसमें वो बतौर सिनेमेटोग्राफर या फिर कोरियोग्राफर के रूप में वो उनकी जो जॉब लग जाती है और वो वहाँ पे कोरियोग्राफर के रूप में काम करने लगते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस 3 साल के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उनके जीवन में बहुत आगे लेकर के चलती है। उसी समय में 1944 से 1947 के बीच में प्रभात फिल्म कंपनी में ही एक फिल्म बन रही थी, हम एक हैं, देवानंद की पहली फिल्म। देवानंद साहब की पहली फिल्म 1946 में आई थी, हम एक हैं। और वो फिल्म उसी प्रभात फिल्म कंपनी में बन रही थी। तो उस दौरान गुरुदत्त साहब का जो देवानंद साहब से और रहमान से दोस्ती होती है। तो दोस्ती जो होती है उसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि गुरुदत्त साहब उस समय में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थे। भाई सीधी सी बात है, मुंबई जा करके हर किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल करते वक्त वो अपने जहाँ कहीं भी रहते हैं तो वहाँ की स्थिति ये रहती है कि जो स्टूडियो होता है उसके आसपास में एक लॉन्ड्री होती है, एक ही लॉन्ड्री होती है। तो वहीं पे सबके कपड़े धुलने के लिए जाते हैं। तो गुरुदत्त साहब का भी कपड़ा वहीं जाता है, देवानंद साहब का भी वहीं जाता है। एक दिन ऐसा स्थिति आता है कि जब गुरुदत्त जब जाते हैं भाई अपने कपड़े लेने के लिए, तो लॉन्ड्री वाला कहता है आपके कपड़े तो धुले ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक कपड़ा वो देखते हैं पूरा प्रेस किया हुआ है अच्छे से, बोलते हैं यही कपड़ा दे दो, यही पहन लेते हैं। और उसके शाम में किसी मीटिंग में या कहीं पे किसी पार्टी में वो जाते हैं। वहाँ पे देवानंद साहब उनको मिलते हैं। देवानंद साहब देखते हैं कि इसने तो मेरे कपड़े पहन रखे हैं। और वो हालांकि दोनों हम उम्र ही थे, देवानंद उनसे 2 साल बड़े थे। तो कहते हैं कि भाई ये कपड़ा तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? तो वो कहते हैं कि अरे भाई ऐसा है, मैं तो गया था लॉन्ड्री पे गया था और कपड़े मेरे उसमें धुले नहीं थे। तो ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया, ये जो सूट है, और मैंने उससे ले लिया और मैंने पहन लिया। देवानंद साहब को पहले तो गुस्सा आया था कि इसने मेरे कपड़े पहन लिए थे, लेकिन जब उसने सच्ची बात बतला दी गुरुदत्त साहब ने, तो उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी वाली दोस्ती हो जाती है। और दोनों में ऐसी दोस्ती होती है कि वो दोस्ती काफ़ी मतलब लंबी चलती है। और उन दोनों के बीच में एक दोस्ती पे करार भी होता है। दोनों उस समय में स्ट्रगल में थे। देवानंद साहब भी स्ट्रगल में थे क्योंकि उस समय भी उनकी बस पहली ही फिल्म आई थी, हम एक हैं। और गुरुदत्त साहब भी इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए आए थे, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे। तो वो देवानंद कहते हैं कि अगर मैं कभी पहली फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके डायरेक्टर तुम रहोगे। गुरुदत्त साहब कहते हैं कि अगर मैंने भी कोई फिल्म डायरेक्ट की तो उसके हीरो तुम रहोगे। दोनों में इस तरीके से दोस्ती चलती है। साथ ही साथ रहमान भी वहाँ पे रहते हैं सेट पे, तो इनकी दोस्ती चलती रहती है। अब समय आता है 1946 में फिल्म आ जाती है। फिर 1951 में देवानंद की जो उनको फिल्म बनानी होती है, 1951 में प्रोड्यूसर बन जाते हैं और उनको अपनी फिल्म बनानी होती है बाजी। उनको अपना वादा याद रहता है। गुरुदत्त साहब को बोलते हैं कि भाई मेरा वादा याद, मुझे अपना वादा याद है और ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, इसके डायरेक्टर तुम रहोगे। और वो गुरुदत्त साहब उस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं और फिल्म सुपर हिट होती है। इस तरीके से फिर इन दोनों की दोस्ती भी आगे निकल जाती है और काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में आती हैं, काफ़ी सारी फिल्में आती है। 1951 में बाजी आती है। उसके बाद गुरुदत्त साहब 2-4 और फिल्में कर लेते हैं।
और जाल, बाज और पता नहीं मिस्टर एंड मिसेस 55, इस तरीके से फिल्में चलती रहती हैं। लास्ट में फिर बाद में एक और फिल्में आती हैं, गुरुदत्त साहब को भी अपना वादा निभाना होता है, तो फिर वो सीआईडी बना रहे होते हैं, तो सीआईडी देवानंद की। तो उसमें हालांकि डायरेक्टर तो राज खोसला साहब होते हैं, लेकिन उसके प्रोड्यूसर होते हैं गुरुदत्त। तो वो फिल्म भी इन दोनों की आ जाती है, और इस तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन गुरुदत्त साहब की चूंकि लाइफ में ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा हुई, वही ट्रेजिडी मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि आखिरकार 39 साल की उम्र में वो कैसे चले गए। और जो उनकी फिल्में हैं वो इतनी अच्छी फिल्में हैं कि जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता है। जो क्लासिक फिल्में देखने के शौकीन हैं उनको पता होगा गुरुदत्त साहब के बारे में। तो इस तरीके से वो सारी बातें हो जाती है। उसके बाद जो पहली फिल्म जो आती है इनकी, तो उसके बाद ये होता है कि उसमें उनको गीता दत्त का जो फिल्म के अंदर में गाना होता है गीता दत्त का, तो गीता दत्त के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और गीता दत्त के साथ उनकी फिर वो शादी भी हो जाती है। गीता दत्त के साथ शादी कर लेते हैं। इसवी आपको ये है 1951 में बाजी आती है, और 1953 में गीता दत्त जी से शादी हो जाती है। यानी कि 1951 में बाजी फिल्म आती है, और 1953 में गीता दत्त की गुरुदत्त के साथ शादी हो जाती है। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में आती है। 1954 में आर पार फिल्म आती है गुरुदत्त की, हीरो की, वो भी फिल्म बहुत हिट होती है। उसके बाद सीआईडी आती है डायरेक्टर की हुई 1956 में, वो भी फिल्म हिट होती है। और इस तरीके से, लेकिन जीवन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से लाइफ में ट्रेजिडी आनी शुरू हो जाती है। तो उनके साथ भी यही हुआ। फिल्म गृहस्थ जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था गुरुदत्त साहब का। लेकिन 1956 में जब सीआईडी फिल्म आती है तो उसमें वो वहीदा रहमान जी को हीरोइन में ले लेते हैं। हीरोइन क्या मतलब छोटा सा रोल होता है, और उसके बाद से उनकी नज़दीकियाँ उनके साथ हो जाती है। और यही चीज़ गीता दत्त जी को पसंद नहीं थी, तो धीरे धीरे उनके बीच में तकरार भी होने लगता है। तो 1956 फिर 1957 में वो फिल्म अपनी जो कालजयी फिल्म मैं बोल सकता हूँ उनको, मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर गुरुदत्त साहब ने अगर एक ही फिल्म बनाई होती केवल प्यासा, तो भी वो बहुत बड़े डायरेक्टर होते, क्योंकि प्यासा फिल्म बहुत ही अच्छी मूवी है। और जो क्लासिक मूवी जो देखने के शौकीन है उनको तो बहुत ही अच्छी लगेगी। प्यासा फिल्म के पीछे की भी एक कहानी है कि वो फिल्म खुद डायरेक्ट करना चाहते थे गुरुदत्त, और हीरो नहीं बनना चाहते थे। हीरो के लिए उन्होंने दिलीप कुमार साहब को बोला हुआ था। दिलीप कुमार ने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा सेट पे, और वो उस समय नहीं आते हैं। और बाद में उनको ये भी होता है कि भाई इन्होंने नहीं आए, तो बाद में दिलीप कुमार साहब बोलते हैं कि भाई एक ही जैसे फिल्में मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, इससे पहले मैं देवदास फिल्म कर चुका हूँ और सेम स्टोरी है, प्यासा की भी लगभग ऐसी स्टोरी है, तो मैं ऐसी फिल्म अब दोबारा नहीं कर सकता हूँ। लास्ट में गुरुदत्त कहते हैं कि चलो ठीक है मैं इस फिल्म में खुद ही बनता हूँ। तो वो गुरुदत्त की बाय एक्सीडेंटल, यानी कि हीरो किसी और को बनना था, लेकिन उसके बदले में जब गुरुदत्त साहब उसमें अभिनय करते हैं तो जान डाल देते हैं। तो फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है। प्यासा सुपरहिट हुई थी, काफ़ी अच्छी मूवी आई थी। इस तरीके से लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटियां भी हुई है, एक बेटी भी हुई, तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके गुरुदत्त साहब का वहीदा रहमान के साथ जो थोड़ा सा वो पसंद नहीं आ रहा था गीता दत्त जी को, तो इस तरीके से दोनों के अंदर में फ्रिक्शन होने लगा। और प्यासा बनने के दौरान तो दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही दूरियां बढ़ गई थी। और इस तरीके से उसके बाद गुरुदत्त साहब को अल्कोहल लेने की आदत पड़ जाती है, और उनको नींद नहीं आती है। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने की वजह से फिर वो डॉक्टर से भी दिखाते हैं। उसके बाद वो स्लीपिंग पिल्स जो होता है वो लेना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी पहले से ले रहे थे, कोई ये नहीं कि आज ही लिया, वो जब उनको समस्या आ गई उसके बाद से लेना शुरू कर जाते हैं। और गुरुदत्त साहब का एक और चीज था कि वो कभी भी दूसरे की नहीं सुनते थे, अपना कहते थे। इसी के चक्कर में उन्होंने जो कागज के फूल जो फिल्म थी, उसको बहुत सारे लोगों ने कहा था कि समय से पहले की मूवी है। हालांकि वो फिल्म लोगों ने कहा भी था कि ये फिल्म हो सकता है कि आपको नुकसान दे दे, तो उन्होंने पूरा रिस्क उठा करके सारा पैसा लगा करके वो फिल्म बनाई थी। और समझिए तो एक तरीके से अपनी रियल लाइफ को 5 साल पहले ही उन्होंने पर्दे पे उतार दिया था। मतलब अपनी एक तरीके से पूरी उनकी वो अपनी कहानी थी। उनकी जो अपनी कहानी थी वो उन्होंने दिखा दिया था कागज के फूल में।
1959 में, कि किस तरीके से रियल लाइफ था उसके अंदर में, कि पति पत्नी के बीच विवाद है, बीच में कोई हीरोइन है, फिल्म बन रही है, और लास्ट में जो डायरेक्टर होता है वो उसका निधन हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था, ये भी एक महज इत्तेफाक कहा जा सकता है कि इतने बड़े डायरेक्टर ने 5 साल पहले अपने लाइफ के बारे में ही बना दिया। उनको भी पता नहीं होगा कि ये मेरी ही कहानी है, लेकिन कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो भी जाता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन होता है और वो शराब का सेवन करने लगते हैं। इससे पहले की मैं बात आपको बतला दूं तो उनकी शादी ये तीसरी थी। गुरदत्त साहब की पहली शादी काफ़ी बचपन में हो गई थी, फिर दूसरी भी हुई, ये तीसरी शादी थी। और इस तरीके से उनके बेटे भी हो, बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो असली जो कहानी जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि उस रात क्या हुआ जिस रात उनका निधन हुआ। वो डेट 10 अक्टूबर 1964, 10 अक्टूबर 1964 को आखिर किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल से बतलाता हूँ। 9 अक्टूबर 1964 को उस समय में एक फिल्म बन रही थी, बहारें फिर भी आएंगी। बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का वो डायरेक्टर भी थे, हीरो भी थे। तो वो फिल्म के लिए जो पटकथा लेखन जो होता है अबरार अलवी जी कर रहे थे। अबरार अलवी उनके यहाँ रात में आए हुए थे, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वो सारा लिख के उनको देने के लिए आए हुए थे। काफ़ी रात तक उनसे बात भी होती है और उनको भी ये नहीं लगा कि सुबह ऐसा दुर्घटना हो जाएगा। तो रात में वो बहुत देर बातचीत करते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा कुछ तो होगा, तो वो शराब का सेवन अत्यधिक करने लगे थे और नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आने के लिए वो पिल्स को डायरेक्ट नहीं खाते थे, बस यहीं पे वो गलती क्या करते थे कि वो पिल्स को अल्कोहल के अंदर डाल के उसको घोल के तब पीते थे ताकि उनको अच्छे से नींद आए। कितनी बार ये करते थे, इसीलिए लोगों को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, चलो भाई ठीक है नींद नहीं आ रही है अपना दवा खा रहे हैं। तो ये 9 अक्टूबर 1964 को अबरार अलवी साहब 11 बजे रात में निकल जाते हैं सारा बात बोल के। उनका जो नौकर होता है रतन, उसमें वो परेड रोड मुंबई में रहते हैं, तो फ्लैट लेकर के अपना रेंट पे फ्लैट लेके रहते थे। पत्नी से अलग रहते थे, पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अलग रहती थी। तो उस रात की बात है, लेकिन अलग रहती थी लेकिन फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी। उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मुझे अपनी छोटी बेटी से मिलना है, नीना दत्त। बहुत छोटी सी 2-2.5 साल की थी उस समय बस। तो वो पत्नी बोलती हैं कि ठीक है अभी रात हो चुकी है, अब आज तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो जिद ठान लेते हैं कि नहीं मुझे अभी ही मिलना है। और चूंकि रात हो चुकी थी तो शाम हो चुकी थी, तो वो मना कर देती हैं। मना कर देने के बाद फिर वो फ़ोन कट जाता है, उसके बाद वो फ़ोन नहीं लगता है और उसके बाद वो और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और ज़्यादा अल्कोहल शराब पीने लगते हैं। अबरार अलवी के साथ भी बातचीत होती है रात के 11 बजे, 3 बजे तक जो उनका नौकर था रतन वो उनको देखता है, उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। जब सोने चले जाते हैं तो सबको लगता है कि वो सोए हुए हैं। उसके बाद अगली सुबह गीता दत्त जी उनको बार बार फ़ोन करती हैं। भाई उनको भी टेंशन तो था ही, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। उनके रूम का जो फ़ोन है वो नहीं कोई उठा रहा होता। फिर रतन को फ़ोन करती हैं तो रतन फ़ोन उठाता है, बोलता है साहब तो सो रहे हैं। तो उसके बाद 2-4 बार और फ़ोन किया जाता है, लेकिन गीता दत्त आशंकाओं से उभर जाती हैं और वो बोलते हैं कि किवाड़ को तोड़ दो। किवाड़ तोड़ देने के बाद देखा जाता है कि वो अपने बेड पे मृत अवस्था में है। अभी भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये लगता है कोई ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो एक्सीडेंटल था, मतलब उन्होंने जो नींद की जो गोलियां थी वो एक्सेस अमाउंट में खा लेने से उनकी मृत्यु हुई, या फिर वो जानबूझ करके उन्होंने मृत होने के लिए ही खाई। ये अभी तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उसके अगले ही दिन उन्होंने बहुत सारे जो माला सिन्हा को और राज कपूर से मिलने का भी अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, उनसे मिलना था। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो एक एक्सीडेंट ही था। ये जो पिल्स ले, हालांकि वो आज एक ही दिन से तो पिल्स ले नहीं रहे थे, काफ़ी दिनों से पिल्स ले रहे थे, लेकिन फिर एक ही बात ये भी आती है कि उन्होंने अपनी पत्नी को ये भी बोल दिया था कि अगर बेटी को लेकर नहीं आएगी तो मेरा मरा मुँह देखोगी। तो ये सारी बातें मिक्सिंग होती है कि हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ही खा लिया हो। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी निकल के आती है कि ऐसा तो वो हमेशा बोलते थे, हमेशा करते थे। तो जहाँ तक लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब मृत्यु होती है तो रियल पता नहीं चल पाता है। हालांकि कुंडली के अंदर भी पूरा देखेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति थी कि इतनी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है।
बस मेन समस्या यही थी कि नींद नहीं आती थी, तो वो नींद की गोलियां लेते थे और वही नींद की गोलियां जो थी वो उनका काल बन गई। नींद की गोलियां वैसे खाई जाती थी, लेकिन वो शराब में घोल करके खाते थे, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद फिर उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं जाता है। इनके बारे में कुछ और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो कागज़ के फूल बना रहे थे तो सभी लोगों ने उनको मना किया था, लेकिन वो कहते थे, वो सुनते किसी की नहीं थे और कहते थे कि नहीं हम बनाएंगे। और वो फिल्म इनकी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ था। हालांकि उस नुकसान से वो उबर भी गए थे, बाद में उन्होंने साहब बीबी और गुलाम फिल्म बनाई, उससे वो उनका नुकसान जो था वो उबर गया था। तो इस तरीके से जो गुरुदत्त साहब का जो है काफ़ी कम लाइफ स्पैन रहा, केवल 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर उन्होंने केवल एक ही मूवी प्यासा फिल्म केवल बनाई, केवल एकमात्र प्यासा फिल्म भी बनाई होती, तो भी वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मतलब उनका जो भी फिल्म है सारी ब्लैक एंड वाइट ही हैं, और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं। तो काफ़ी मतलब डायरेक्शन कमाल का होता था और वो बहुत समय से आगे के बारे में ज़्यादा सोचते थे। बहुत सारी फिल्में हैं उनकी इसी तरीके की। तो इस तरीके से अब जो मैंने इनकी जो कुंडली बनाई है, इस कुंडली पर भी मैं पूरा जो है विवेचन करता हूँ, पूरा विवेचन, और आप लोगों को बतलाऊँगा। और थोड़ा ये कि जब उनकी हो जाती है तो उसके बाद गीता दत्त के बारे में भी बतला देता हूँ। तो गीता दत्त जी 1964 के बाद वो भी डिप्रेशन में डूब गई, फिल्म इंडस्ट्री से अलग हो गई, गाना वगैरह तो मिलना बंद हो गया, उन्होंने गाना भी छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके वो भी अल्कोहल का ही सेवन करने लगी और 1972 में उनका भी लिवर सिरोसिस से निधन हो जाता है। तो इस तरीके से एक दर्दनाक अंत गुरुदत्त साहब का, उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रेजिडी रही। तो लेकिन चूँकि अभी इनका 10 अक्टूबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी, तो अभी अब 10 अक्टूबर आने ही वाला है, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा एपिसोड मैंने बनाया। और इसके ऊपर मैं, चूँकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, और कोशिश ये रहती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ तक जो बातें निकल के आएँ कुंडली से, वो भी आप लोगों के सामने रखूँ। तो अभी मैं जल्द ही इनकी जो कुंडली है वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें। आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये चीज़ उसी पर डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो लोग देख रहे हैं तो बनाया जाए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि निश्चित रूप से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों का भी अगर कोई क्वेरी है, किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय क्वेरी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब से मेरा नंबर निकाल के आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि इनकी कुंडली में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। नमस्कार मित्रों, गुरुदत्त साहब की ये कुंडली है और 9 जुलाई 1925, और जो टाइमिंग निकल के आया है वो 2 PM का है। और ये तुला लग्न की कुंडली है इनकी। ये मैंने कुंडली इनकी बना रखी है। लग्न में शनि बैठे हुए हैं उच्च होकर के से नंबर 7 में, और 9 नंबर में बृहस्पति बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, 4th में केतु, 5th में चंद्रमा, और फिर 9th हाउस में सूर्य, और 4th हाउस में राहु, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये लग्न कुंडली है। चूँकि डिटेल मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो लग्न कुंडली से ही निकल जाती हैं। हालांकि नवमांश होता है, दशमांश होता है, बहुत सारी कुंडली होती हैं, लेकिन जो मेन बातें जीवन की होती हैं वो देखने के लिए लग्न ही काफ़ी है। तो मैंने केवल लग्न कुंडली ही निकाली है। और चूँकि बिल्कुल टाइमिंग का एग्जैक्ट पता भी नहीं रहता है, लेकिन इनकी जो ये टाइमिंग है 9 जुलाई 1925 2 PM, इससे इनका जो लग्न कुंडली निकल के आया है इसमें इनके सभी योग नज़र आ रहे हैं। पहला क्या है कि सबसे पहले इनके बारे में बतला देता हूँ कि इन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो 3 शादी अगर की थी तो कुंडली में निश्चित रूप से योग रहना चाहिए। एक से अधिक विवाह का, तो एक से अधिक विवाह का जो योग होता है वो होता है शुक्र अगर पापी ग्रह हो, पापी ग्रह के साथ हो और पाप से दृष्ट हो, यानी कि शुक्र जो होता है वो दाम्पत्य का कारक होता है। तो दाम्पत्य का कारक शुक्र अगर, तो यहाँ पे दाम्पत्य का कारक शुक्र आप देख सकते हैं कि ये 10th हाउस में है। किसके साथ है? राहु के साथ है, मंगल के साथ है और केतु से दृष्ट है। तो दाम्पत्य का कारक शुक्र जो है वो राहु, मंगल और केतु से प्रभावित है, और इस तरीके से ये फुलफिल कर रहा है। तो शुक्र जो है वो पापी ग्रह है,
पापी ग्रह के साथ है और पाप दृष्ट है, एक से अधिक स्त्री योग बनाता है। दूसरा साथ में ही एक योग बना हुआ है जो पराशर ने फ्रंट पे ही लिखा हुआ है, किसी भी बुक में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर राहु शुक्र और मंगल की अगर युति हो, राहु शुक्र और मंगल की युति, यहाँ देख सकते हैं कि राहु है, शुक्र है और मंगल है। तो राहु शुक्र और मंगल की युति अगर कुंडली के किसी भी भाव में हो तो तलाक का योग बनता है। तो इनकी कुंडली में राहु मंगल और शुक्र तीनों 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जो जिनकी वजह से इनकी तीसरी शादी थी। ये इनके 2 शादी बचपन पहले ही हो चुकी थी, तीसरी शादी थी। तो राहु शुक्र और मंगल ये फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन। पहला में लिखा है सप्तमेश मंगल राहु केतु शनि से प्रभावित। 7th हाउस अगर पापी ग्रहों से प्रभावित हो जाए, 7th हाउस अगर किसी भी पापी ग्रह से अधिक प्रभावित हो जाता है तो दाम्पत्य बाधा का योग बनता है, दाम्पत्य में विग्रह होता है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, आदमी बिल्कुल सुख चैन से नहीं रह पाता। तो ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, एक का मालिक मंगल, ये तो मंगल राहु से और केतु से, इन दोनों से प्रभावित है। शनि अगर वक्री होगा, शनि अगर मार्गी होगा तो हो सकता है कि शनि से भी प्रभावित हो जाए। तो इस तरीके से 7th हाउस का जो मंगल, वैसे भी अगर मंगल 7th हाउस का होकर के राहु के साथ है तो दाम्पत्य में वो बाधा बुरी तरीके से पहुंचाता है। उसके बाद आ जाती है कि द्वितीयेश और सप्तमेश, यानी कि आपको पहले ही जानना चाहिए कि हमेशा विवाह का जो कारक होता है वो 2nd हाउस और 7th हाउस होता है। ये इस कुंडली में 2nd हाउस का भी मालिक मंगल है और 7th हाउस का भी मालिक मंगल है। वो मंगल राहु के साथ है, केतु से दृष्ट है, यानी कि मंगल काफ़ी बुरी तरीके से बैडली अफेक्टेड है। तो यहाँ पे मंगल का भी स्थिति खराब हो गया, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इनका 2-3 शादी हुआ, फिर तीसरी शादी के बाद भी काफ़ी उसमें भी दाम्पत्य बाधा का योग बनता है। इसके बाद एक चीज़ जो है सबसे बड़ा योग बनता है इस कुंडली के अंदर कि मंगल का 4th हाउस पे और चंद्रमा पे अगर दृष्टि हो, प्रभाव हो, तो ये एक मध्यप योग बनाता है। इसमें अगर ये कुंडली में योग हो जाए तो एक समय ऐसा आता है कि शराब का सेवन करने लगता है आदमी। तो इनकी कुंडली के अंदर में मंगल का प्रभाव, ये देख रहे हैं आप, मंगल 10th हाउस में बैठा हुआ है कर्क राशि का होकर के। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, वो भी नीच राशि में, अब देख सकते हैं कि मंगल 4 नंबर में है, तो और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे। तो मंगल कहीं की जो 8वीं दृष्टि है वो चंद्रमा पे पड़ रही है, यानी कि चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो गया। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर भी पड़ रही है। तो ये बस सीधी सी बात है, ये जो एक मैथमेटिक्स होता है वो फुलफिल हो जाता है कि अगर मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे पड़े, 4th हाउस के लॉर्ड पे पड़े, चंद्रमा पे पड़े, तो मध्यप योग बनता है। तो इनकी कुंडली में ये 100% योग बना हुआ है कि मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर और चतुर्थ भाव पर पड़ा हुआ है। एक और योग है जो सबसे खराब योग मैं कह सकता हूँ इस कुंडली के अंदर में, और वो है लग्नेश और द्वादशेश की युति। हालांकि बहुत सारी कुंडलियों में ये योग बनता है, खास करके अगर कन्या लग्न की कुंडली हो उसमें तो बुधादित्य योग हर किसी की कुंडली में बना रहता है, और साथ ही साथ वो लग्नेश और द्वादशेश का भी युति बनता है। लेकिन इस कुंडली में एक चीज़ ज़्यादा खराब हो जाती है कि लग्नेश और द्वादशेश दोनों के दोनों राहु और केतु से भी प्रभावित हैं। लग्नेश शुक्र, 7 का मालिक शुक्र होता है, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और 12th हाउस का जो मालिक है वो बुध है। तो शुक्र और बुध एक साथ किसके साथ बैठे हैं, राहु के साथ। वैसे भी जब लग्नेश और द्वादशेश दोनों राहु के साथ बैठ गए तो ये एक्सीडेंट योग बनाते हैं, किसी भी प्रकार का अरिष्ट योग बनाते हैं। जीवन में कभी भी अकस्मात कुछ भी हो सकता है, ऐसा योग बना रहे हैं। और ये इनके साथ हुआ भी, जब समय आ गया होगा तो अकस्मात बुरा फल देने वाला। और लग्नेश और द्वादशेश की युति कहती क्या है, लग्नेश का मतलब होता है अपना स्वयं, ये जो लग्न है ये हम स्वयं हैं, और द्वादशेश 12th हाउस जो होता है हमारा व्यय होता है, अपना का व्यय, यानी कि जीवन का व्यय, यानी कि मृत्यु एक तरीके से कह सकते हैं। तो इन दोनों का अगर रिलेशन बनेगा 1st हाउस में और 12th हाउस में, और साथ ही साथ अगर उसमें पापी ग्रह भी उसको मतलब कैटलाइज कर देंगे और ज़्यादा प्रमोट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है जो इस कुंडली में बढ़ी हुई है। बुध और शुक्र के साथ मंगल भी है और राहु भी है। राहु वैसे ही थोड़ा खराब है, और मंगल क्या है, मार्केश है।
सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को हम मार्केस कहते हैं। मार्केस का मतलब ये होता है कि वो हमेशा अपने समय में अरिष्ट देगा। अब अरिष्ट क्या होता है? अरिष्ट की कोई एक परिभाषा नहीं होती। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगा तो मृत्यु दे देगा, अदरवाइज अगर कुंडली में और जगह से मजबूती आ जाती है तो शारीरिक अवरोध देगा, स्वास्थ्य बाधा देगा, या टेंशन देगा, तनाव देगा। लेकिन इनकी कुंडली में चूँकि मंगल नीच का है, मंगल चूँकि नीच का है, यानी कि मार्केस का जो कारक ग्रह है वो नीच का होकर के लग्नेश और द्वादशेश के साथ है, उसकी वजह से जो इनका जो जीवन का जो लाइफ स्पैन जो है उस पर भी प्रभावित हुआ। और वो एक बड़ा एक्सीडेंट इनके लाइफ में दिया, और वो एक ऐसा एक्सीडेंट था जो अंतिम था और उससे उनकी मौत भी हो जाती है। सेवेंथ हाउस पर अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये तो नॉर्मल नियम है। ऊपर से शनि क्या उच्च होकर के वो नीचे दृष्टि दे रहे हैं शनि सेवेंथ हाउस पे, तो उसकी वजह से भी दाम्पत्य का बाधा योग बनता है। अब एक जो जब ज्योतिष की आप बुक देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर में ही लिखा रहता है कि अगर शुक्र और मंगल की युति किसी भी भाव में हो तो जो जातक होता है उसके अफेयर जरूर होंगे। इस बात की गारंटी हो जाती है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति, हाँ ये बात है कि अगर 12th हाउस में हो या 6th हाउस में हो तो थोड़ा ज़्यादा खराब योग बनाता है। लेकिन अगर शुक्र और मंगल की युति किसी भी भाव में होने से एक अफेयर योग देता है, तो उनकी कुंडली में हम देख सकते हैं कि विवाह हुआ, शादी के बाद भी अफेयर हुआ, उसकी वजह से काफ़ी जीवन में समस्याएं भी आई। तो शुक्र और मंगल का यहाँ पे रोल था। और चूँकि मंगल अगर नीच का नहीं होता तो हो सकता है मामला ठीक भी हो जाता है। नीच के मंगल ने इनके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से, मतलब पूरे लाइफ को ख़राब करने में नीच के मंगल का हाथ रहा है। अब आ जाते हैं पंचम में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और पंचम और पंचमेश शनि, पंचम में भी पुरुष राशि है, पंचमेश भी शनि भी पुरुष राशि में बैठे हुए हैं। तो पंचम में चंद्रमा पुत्री का योग देता है, पंचमेश अगर पुरुष राशि में बैठे हुए हों तो पुत्र का योग देता है। तो इनको 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, अरुणदत्त, तरुणदत्त और नीनादत्त। तो ये भी चीज़ निकल कर के आ जाता है। अब हम आते हैं एक जो योग आप जानना भी चाहते हैं कि अभिनेता योग क्या होता है। अभिनेता योग होता है कि अभिनेता बनने के लिए सबसे पहले वाक् चातुर्य होना चाहिए, बोलने की कला आनी चाहिए, दिमागी रूप से बिल्कुल फिट रहना चाहिए, हाजिर जवाब रहना चाहिए। और चूँकि वो व्यवसाय अपना लेता है तो उससे उसको पैसा भी कमाना है। तो सेकंड हाउस बोलने का, 5th हाउस ब्रेन का, और 10th हाउस होता है, और पंचम हाउस नृत्य का भी होता है, गायन का भी होता है, कला का भी होता है। सेकेंड हाउस बोलने का होता है, डायलॉग डिलीवरी का होता है, और 10th हाउस जो होता है वो रोजगार का होता है। तो 2, 5 और 10 में अगर संबंध बन जाए अच्छी तरीके से तो एक अभिनेता का योग बनता है। अब इनकी कुंडली में सेकेंड हाउस का लॉर्ड मंगल, 5th हाउस का लॉर्ड शनि, और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। और 10th हाउस के लॉर्ड पर सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि चंद्रमा पर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, उस पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और सेकेंड हाउस का यानी कि मंगल और चंद्रमा में संबंध है। और 10th का जो स्वामी है चंद्रमा, वो शनि के घर में है। तो इस तरीके से ये एक उत्तम अभिनेता योग बना हुआ है। एक चीज़ और लिखी है मैंने नीचे, अष्टम भाव अगर स्त्री राशि में हो। देवकीनंदन सिंह ने अपना मृत्यु वाला चैप्टर जो उन्होंने दिया है उसमें बहुत सारे योग बनाए हुए हैं कि मृत्यु का प्रकार कैसे हो, घर में होगी, बाहर होगी, विदेश में होगी, देश में होगी। तो उसमें उन्होंने बतलाया है कि अगर अष्टम भाव में स्त्री राशि हो तो घर में मृत्यु होती है। इससे पहले मैंने बतलाया था आपको, लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली में उनका विदेश में मृत्यु का योग बना हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में भी ऐसा ही योग बना हुआ था, घर से बाहर का मृत्यु था। लेकिन इनकी कुंडली में निकल के आया है घर में मृत्यु। तो अष्टम भाव अगर स्थिर राशि में हो तो अष्टम भाव यहाँ पर क्या है, वृषभ है, चर स्थिर। तो स्थिर राशि के अंदर में अगर अष्टम भाव आता है तो इन सब चीज़ों के साथ इनका जो मृत्यु हुआ वो घर में हुआ। लास्ट है कि 2, 8 का लॉर्ड, अगर ये सबसे खराब योग बना हुआ है।
ये मैं आपको फिर से समझाता हूँ। दूसरा और आठवां जो होता है वो मार्केश होता है। दूसरा और आठवां जो होता है वो बहुत ख़राब होता है। सेकंड मार्केश होता है, अष्टम मृत्यु हो गया। अष्टम का जो घर होता है वो मृत्यु होता है। तो सेकंड हाउस जो होता है वो मार्केश होता है, 8th हाउस जो होता है वो मृत्यु होता है। इन दोनों का लॉर्ड अगर राहु या केतु के साथ 6, 8, 12 में हो तो भीषण दुर्घटना या आत्महत्या या फिर किसी भी प्रकार का जिसको बोला जाता है अल्पायु योग या फिर किसी भी प्रकार का जो खराब योग वो बनाता है। तो इनकी कुंडली में हालांकि 2, 8 का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं है। 2, 8, 12 का स्वामी जो है वो 6, 8, 12 में तो नहीं है, लेकिन 2, 8 का स्वामी राहु केतु के साथ जरूर है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो है मंगल, 8th हाउस का लॉर्ड जो है शुक्र। तो मंगल शुक्र दोनों यहाँ पर में राहु के साथ है। तो ये एक बहुत खराब योग बनाया हुआ है, यानी कि पूरी कुंडली का जो सबसे ज़्यादा जो खराबी पोर्शन है वो 10th हाउस में है, क्योंकि यहाँ पर में मंगल भी है, बुध भी है, राहु भी है और शुक्र भी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हालांकि मृत्यु के बारे में एग्जैक्ट बतलाना और टाइमिंग निकाल देना ये असंभव चीज़ होती है, सामान्य बात नहीं है ये। इसके लिए कम से कम षोडश वर्ग कुंडली तो निश्चित रूप से कोई देखेगा, लेकिन ओवरऑल अगर कुंडली देखा जाए तो पता तो ज़रूर चल जाता है। इतनी बातें सारी पता चल जाती हैं। ये सारी बातें ऐसी चीज़ है जो ये सारे जो नियम कानून सिद्ध जो भी ये थ्योरीज बनी हुई हैं वो किसी की अपनी बनाई हुई नहीं है। ये जितने भी आप देख रहे हैं सारा एक भी मैंने नहीं अपने से नहीं बनाया, ये सभी पराशर भृगु ऋषि लोग जो बना के चले गए, उनकी बुक्स में मिलता है कि ये योग रहेगा तो ऐसा होगा, ये योग रहेगा तो ऐसा होगा। तो उस पर अगर जब आप देखते हैं तो सारी बातें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से इनकी कुंडली के अंदर में मैंने आपको इनका विवाह योग, इनका संतान योग, इनका दाम्पत्य बाधा योग, तलाक योग, अफेयर योग, एक्सीडेंट योग, उत्तम अभिनेता योग, मृत्यु किस प्रकार हुई, ये योग सब कुछ बतलाया। और आप लोगों से विशेष आग्रह कि अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है, ये जो मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और बनाता ही रहूँगा, और कोशिश ये रहती है कि पूरी तरीके से जो बिल्कुल सही चीज़ है वो आप तक लाऊं। किसी भी प्रकार का जो होता है मतलब मिसगाइड करने वाली बात नहीं रहती है। जो चीज़ रहता है इसमें चाहे मुझे जितना समय लग जाए मैं पूरा समय लगाता हूँ, अब बिल्कुल सटीक चीज़ आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी न किसी सेलिब्रिटी की कुंडली लेकर के या फिर ज्योतिष से रिलेटेड जो भी योग होते हैं उनको लेकर के। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।